हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री। देखो, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आप लोग आने वाले नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडॉक्स टाइट्रेशन को डिस्कस किया था। रेडॉक्स में हम लोगों ने परमैंगनेट टाइट्रेशन, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन डिस्कस की थी। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से उसमें न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो थर्ड टाइट्रेशन है, वो है अपने पास आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें क्या होगा, देखो आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आयोडीमेट्री है, दोनों में देखो नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे वो किसका होगा, आयोडीन का सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। आयोडीन के सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। किसको टाइट्रेट करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों टाइट्रेशन के थ्रू आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग आयोडीमेट्री यूज करते हैं तो आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, और अगर आप लोग आयोडोमेट्री टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं तो आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। कैसे होगा? तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन? तो डेफिनेशन क्या होगा? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the concentration of oxidizing agent and reducing agent with the help of iodine solution। आयोडीन के सॉल्यूशन के थ्रू अगर मैं टाइट्रेशन करता हूं तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मेजर कर सकता हूं। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? अगर मैं बात करूं आयोडीमेट्री की, तो यहां पर आयोडीमेट्री में क्या होगा, जो आयोडीन है वो 2I- में कन्वर्ट होगा। इट मींस आयोडीन देखो 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर आयोडीन का क्या होगा, रिडक्शन। अगर आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है तो आयोडीन यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस अगर मैं देखो, अगर आयोडीन 2I- मतलब इसका रिडक्शन होता है। आयोडीन अगर 2I- में कन्वर्ट हो रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो देखो मेरा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं अननोन सॉल्यूशन क्या लूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इट मींस जो आयोडीमेट्री है उसके थ्रू मैं रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को इसका एस्टिमेशन कर सकता हूं, एस्टिमेट लगा सकता हूं। यहां पर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये क्या होगा, अननोन सॉल्यूशन। ये क्या होगा, अननोन सॉल्यूशन। तो देखो आयोडीमेट्री में आयोडीन सॉल्यूशन का क्या होगा, रिडक्शन। तो यहां पर आयोडीन किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कोई भी आप लोग ले सकते हो, वो एक अननोन सॉल्यूशन होगा जिसकी कंसंट्रेशन आप लोग मेजर कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं आयोडोमेट्री की, तो आयोडोमेट्री में क्या होगा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा। किसमें, I2 में। देखो 2I- जो है, इट मींस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयोडीन 0 में चला जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर 2I- का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर जो 2I- है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं इसके थ्रू
किसी भी ऑक्सीडाइजिंग, मतलब जो जिसके थ्रू हम लोग इसको मेजर करेंगे, उन सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। यहां पर ये क्या होगा, अननोन सॉल्यूशन होगा जिसकी कंसंट्रेशन में मेजर कर सकता हूं, किसके थ्रू, 2i, जब क्या होगा 2i माइनस i2 में, मतलब आयोडीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उस कंडीशन में मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो कि क्या होगा अननोन सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन में मेजर कर सकता हूं। तो ध्यान से देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, और आयोडोमेट्री के थ्रू आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो कि एक अननोन सॉल्यूशन है, की कंसंट्रेशन आप लोग मेजर कर सकते हैं। ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर I2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो हम लोग यहाँ पर इसको किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन की। और यहाँ पर आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, फर्स्ट है अपने पास आयोडीमेट्री, हम लोग बात करेंगे आयोडीमेट्री की। व्हाट इज आयोडीमेट्री तो देखो आयोडीमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आयोडीन है ये किस में कन्वर्ट होगा, 2i माइनस में, इट मींस इसका क्या होगा, रिडक्शन। अब टाइट्रेशन किस तरह से आप लोगों को करनी है, तो ये जो आयोडीन होता है ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो इसको सॉल्युबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन के साथ किसको मिलाएंगे, Ki को। तो आयोडीन और Ki मिलकर क्या बना लेंगे, अब देखो जैसे आप लोग आयोडीन के सॉल्यूशन में, आयोडीन और वाटर के सॉल्यूशन में Ki को मिक्स करेंगे, तो आयोडीन क्या हो जाएगा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो ये क्या होगा, जो कि हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो Ki देखो आयोडीन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिक्स किया जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ki3, इसको आप लोग I3 माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, आयन फॉर्म में इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ये जो I3 माइनस है, ये जो I3 माइनस है ये कंटिन्यूसली ब्रेक होता रहता है किसमें, I2 प्लस I माइनस में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सॉल्यूशन में इंडिकेटर की फॉर्म में मुझे जो यूज करना है वो होता है स्टार्ट सॉल्यूशन। तो स्टार्ट सॉल्यूशन को जब मैं Ki3 के सॉल्यूशन में मिक्स करूंगा, अब देखो Ki3 का जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूसली किस में ब्रेक हो रहा है, Ki और I2 में। तो जैसे मैं स्टार्ट सॉल्यूशन इसमें मिक्स करूंगा, ये I2 के साथ मिक्स होके क्या बना लेगा, I2 स्टार्च कॉम्प्लेक्स, क्या बना लेगा, I2 स्टार्च कॉम्प्लेक्स, और ये एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, इंडिकेटर की तरह, ठीक है। और इस इंडिकेटर का जो कलर होगा वो क्या होगा, डीप ब्लू। किस कलर का होगा ये, जनरली जो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री है इसमें हम स्टार्ट सॉल्यूशन को एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। ये जो स्टार्ट सॉल्यूशन है ये आयोडीन के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, I2 स्टार्च कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू कलर। ये डीप ब्लू कलर एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा, होगा क्या, एंड पॉइंट पर ये डीप ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो जहां पर ये डिसअपियर होगा डीप ब्लू कलर, वही हमारे लिए क्या होगा, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो टाइट्रेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखो हम लोग आयोडीमेट्री की टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम लोगों ने एक अननोन सॉल्यूशन लिया है। अननोन सॉल्यूशन क्या है, I2 स्टार्ट जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों, सॉरी यहां पर इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग किसका कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, जनरली जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो होता है एक तो सोडियम सल्फाइड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट जो इसके थ्रू आप लोग मेजर कर सकते हैं जिसकी कंसंट्रेशन को, और एक होगा अपने पास सोडियम आर्सेनाइड, या आर्सेनाइड्स जो होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी आप लोग मेजर कर सकते हैं आयोडीमेट्री के थ्रू, ठीक है।
इनकी कंसंट्रेशन आप लोग मेजर कर सकते हैं। किस किस की? सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम आर्सेनाइड। मेनली जो यूज होता है वो सोडियम थायोसल्फेट के लिए यूज होता है। देखो इसमें क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हमारे पास अननोन सॉल्यूशन होगा। इसका कंसंट्रेशन मुझे मेजर करना है, कंसंट्रेशन या फिर हम बोल सकते हैं इसके मिली इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट्स मैंने यहाँ पर क्या लिए हैं इसके N2V2, ठीक है। I2 स्टार्स जो कि डीप ब्लू कलर का होगा, ये मैंने क्या लिया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको हम नॉन सॉल्यूशन बोल रहे हैं। इसके मिली इक्विवेलेंट आपको पता है N1V1, ठीक है। जो I2 स्टार्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो मैंने किस में लिया है? कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी मुझे पता है और नॉर्मेलिटी भी मुझे पता है। और ब्यूरेट में मैंने क्या लिया है? एक अननोन सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी आप लोगों को कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम आप लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करना है? तो ड्रॉप वाइज आप लोग इसको कॉनिकल फ्लास्क में ओपन करेंगे तो ड्रॉप वाइज यहाँ पर आएगा और रिएक्शन स्टार्ट होगी। रिएक्शन स्टार्ट होगी तो देखो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये जो सोडियम थायोसल्फेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2S4O6 में। तो यहाँ पर सल्फर का क्या हो जाएगा? सल्फर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसीलिए ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर जब आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आयोडीन का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो सल्फर का यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? अब देखो जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन इस फॉर्म में होगी और फाइनली क्या होगा? जैसे जैसे ये ड्रॉप वाइज इसमें मिक्स होता जाएगा, ये आयोडीन को धीरे धीरे किस में कन्वर्ट करेगा? 2I माइनस में। तो धीरे धीरे पूरा जो सॉल्यूशन है I2 स्टार्च कॉम्प्लेक्स ये 2I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे सॉल्यूशन रिड्यूस होगा ये डीप ब्लू कलर लाइट होने लगेगा और फाइनली ये क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। या हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। जहां पर ये डीप ब्लू कलर डिसअपीयर होगा वहां पर हम लोग क्या कर देंगे? टाइट्रेशन को क्लोज कर देंगे, इस स्टॉप कोक को बंद कर देंगे। टाइट्रेशन का क्या हो जाएगा? टाइट्रेशन बंद हो जाएगी। अब मैं यहां से वॉल्यूम मेजर कर सकता हूं। कैसे? मान लेते हैं पहले वॉल्यूम यहां तक था, रीडिंग यहां तक थी, अब यहां तक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? V2 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से V2 मैंने मेजर कर लिया है, N1V1 मुझे पता है तो मैं N2 कैलकुलेट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1V1 अपॉन V2। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका वन इक्विवेलेंट इसके वन इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो इसके जो मिली इक्विवेलेंट होंगे वो किसके मिली इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मिली इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। तो वहीं से मैंने क्या किया है? N2 को मेजर कर लिया है। अब देखो अगर आप लोगों के पास नॉर्मेलिटी आ गई है और रिएक्शन आपको पता है तो आप लोग वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो सल्फर के लिए या इस कंपाउंड के लिए। जब वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा तो आप नॉर्मेलिटी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मोलरिटी में। मोलरिटी आ जाएगी तो आप लोग इजीली इस कंपाउंड का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से नॉर्मेलिटी आप लोगों को अगर मिल गई है तो मोलरिटी निकाल सकते हो, मोलरिटी मिल गई तो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये है अपने पास आयोडीमेट्री जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी कंसंट्रेशन? वो है अपने पास सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम आर्सेनाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, उनमें मेन जो है वो है सोडियम थायोसल्फेट। इज इट क्लियर? इस आयोडीमेट्री को आप लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो आयोडीन का सोल्यूशन हमने लिया है वो डायरेक्ट लिया है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई डबल रिएक्शन नहीं है, दो रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, इनडायरेक्ट भी नहीं है, ये क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट आप लोग आयोडीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टाइट्रेशन। लेकिन अगर मैं आयोडोमेट्री की बात करूं, आयोडोमेट्री की अगर मैं बात करूंगा तो वो होगा बैक टाइट्रेशन, ठीक है। उसको इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी बोलते हैं या बैक टाइट्रेशन। इज इट क्लियर? तो सेकंड हम बात करते हैं आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री टाइट्रेशन की क्या होगा आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में? इसमें क्या होगा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, जो I माइनस है 2I माइनस वो I2 में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स यहाँ पर आयोडीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है तो ये जो है आयोडीन वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो हम किसका कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। ठीक है, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग आयोडोमेट्री के थ्रू इनकी कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, वो है अपने पास हैलोजेंस, ऑक्सी हैलोजेंस, परऑक्साइड्स और डाइक्रोमेट्स। इनकी कंसंट्रेशन आप एस्टिमेट, इनकी कंसंट्रेशन का एस्टिमेशन आप लोग कर सकते हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के थ्रू। इज इट क्लियर? लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, इसको हम बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं या ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड है ये। इनडायरेक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो हमने आयोडीमेट्री की बात की थी वहां पर आयोडीन को आप लोग डायरेक्ट यूज कर रहे थे। यहां पर आयोडीन आप लोग डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। मैं बताता हूं किस तरह से यहां पर रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जिसका आप लोगों को कंसंट्रेशन मेजर करना है, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? I माइनस से, आयोडीन से। ठीक है, तो क्या देखो 2I माइनस मतलब KI से रिएक्शन होगी इनकी। ठीक है, किससे रिएक्शन होगी? 2KI। इससे रिएक्शन जब आप लोग कराओगे तो क्या लिबरेट होगा? आयोडीन। ये जो आयोडीन लिबरेट होगा और साथ में ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो आयोडीन लिबरेट होगा ये अपने पास क्या होगा? अननोन। ठीक है, ये अननोन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप लोगों को क्या करना है? मिली इक्विवेलेंट या कंसंट्रेशन मेजर करनी है। इट मींस ये भी क्या होगा? अननोन। अब ये अननोन है, ये भी अननोन है, तो फिर मैं किस तरह से इसको टाइट्रेट करूं, किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन मेजर करूं? तो देखो, सबसे पहले इस आयोडीन को जो कि अननोन है, इसको हम लोग क्या करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट के थ्रू टाइट्रेट कराते हैं। अब क्या होगा? ये जो आयोडीन है इसका मैं स्टार्च सॉल्यूशन के साथ क्या बना लूंगा? आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स, जो कि एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? डीप ब्लू कलर होगा। कैसा होगा? डीप ब्लू कलर। ये जो अननोन सॉल्यूशन आयोडीन जो है वो क्या है? अननोन। इस अननोन आयोडीन का मैं क्या बना लूंगा? स्टार्च सॉल्यूशन के थ्रू आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स या फिर आयोडीन सॉल्यूशन बना लूंगा जो कि डीप ब्लू कलर का होगा। ये इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब मैं इसकी टाइट्रेशन किससे करवा दूंगा? सोडियम थायोसल्फेट से। किससे करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट से करेंगे तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है, देखो आयोडीन जो स्टार्च है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से 2I माइनस। ठीक है, और साथ में सोडियम थायोसल्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सोडियम टेट्रा थायोनेट। ठीक है, रिएक्शन किस तरह होगी मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 और स्टेप 1 क्या है? देखो, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्यों बोलता हूं? क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट के थ्रू आयोडीन को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। आयोडीन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर जब आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट या आयोडीन के इक्विवेलेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे तो आप लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हो। इसके इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट के इक्वल। तो दोनों के इक्विवेलेंट को अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हुआ ना ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस। देखो, स्टेप 2 से रिवर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। बैक टाइट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स चलेगी। पहले मैं आयोडीन को कैलकुलेट करूंगा, फिर आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट के थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैलकुलेट करूंगा। कैसे देखते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया मैंने, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो यहां पर H2SO4 भी मैं लिख सकता हूं। ये एसिडिक मीडियम में मैंने इसको लिया है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है अपने पास? एक अननोन सैंपल है। ठीक है, अननोन सॉल्यूशन है ये। ठीक है, अब इसको, इसकी कंसंट्रेशन या इसके इक्विवेलेंट्स आप लोगों को मेजर करने हैं। मैंने इसकी रिएक्शन KI से करवा दी है। ठीक है, KI ने क्या किया? KI में आयोडीन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडीन में। K2Cr2O7 आप लोगों को पता है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा? 2Cr+3 और साथ में क्या होगा? H2O। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं Cr2O7 -2 प्लस
H प्लस प्लस I माइनस, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस H2O, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में या आयनाइज फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अब होगा क्या, सबसे पहले आप लोग इसको बैलेंस कर लें। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या रेडॉक्स मेथड के थ्रू आप लोग, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू आप लोग इसको बैलेंस कर लें। जब आप लोग इसको बैलेंस कर लोगे तो होगा क्या, आप लोगों को आयोडीन और K2Cr2O7 में मोल मोल का रिलेशन आप लोगों को पता चलेगा, मतलब इन दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जब आप लोगों को मिलेंगे तो इन दोनों में रिलेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी बाद में हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। अब ये जो आयोडीन लिबरेट हुआ है, ये कितना लिबरेट हुआ है हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ये एक अननोन सोल्यूशन है, आयोडीन को मैं क्या करूंगा, टाइट्रेट करूंगा, क्योंकि देखो नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करेंगे, बैलेंस करके इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं टाइट्रेशन की बात करूंगा तो टाइट्रेशन में जब आप लोगों को सैंपल देगा तो आप लोगों को टाइट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए आयोडीन की कंसंट्रेशन मेजर करो, क्योंकि आप लोगों को पता है आयोडीन की टाइट्रेशन कैसे करनी है। अब आयोडीन अपने पास अननोन है तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो आयोडीन में स्टार्च सोल्यूशन को मिक्स करके आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बना लूंगा, जो कि डीप ब्लू कलर का होगा। लेकिन इस बार देखो, पहले तो ये नॉन सॉल्यूशन था, लेकिन इस बार ये क्या है, आयोडोमेट्री में ये एक अननोन सॉल्यूशन है, इसकी हम नॉन सॉल्यूशन को के थ्रू टाइट्रेशन करेंगे। वो नॉन सॉल्यूशन क्या होगा, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट के थ्रू हम लोग इसको टाइट्रेट करेंगे। तो जब टाइट्रेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये I2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2I माइनस में, ठीक है। देखो होने को ये जो सेकंड स्टेप है ये बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे आयोडीमेट्री में था, लेकिन वहां पर आयोडीन नॉन सोल्यूशन था और Na2S2O3 अननोन। लेकिन यहां पर क्या होगा, आयोडीन स्टार्च क्या है, एक अननोन सोल्यूशन है और ये एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन सोल्यूशन। ये नॉन सोल्यूशन है, ठीक है। ये 2I माइनस में कन्वर्ट होगा और साथ में ये आपको क्या देगा, S4O6 माइनस 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। सोडियम टेट्राथायोनेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका तो क्या होगा, देखो आयोडीन का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां से क्या होगा, जब इन दोनों की टाइट्रेशन में करूंगा तो टाइट्रेशन में क्या होगा, ये एक मेरे पास नॉन सोल्यूशन है और ये मेरे पास अननोन सोल्यूशन है N2V2। अब आप लोगों को पता है इसको मैं फिक्स अमाउंट में, फिक्स वॉल्यूम में, इसका किस में ले लूंगा, कॉनिकल फ्लास्क में, इसको मैं ब्यूरेट में ले लूंगा, इसका वॉल्यूम में मेजर कर सकता हूं ब्यूरेट के थ्रू। तो N1V1 इसके मिली इक्विवेलेंट मुझे पता है, इसका वॉल्यूम मुझे पता है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, N2 कैसे, N1V1 अपॉन V2 के थ्रू मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, नॉर्मेलिटी। अब आप लोगों को पता है अगर आप लोग I2 और 2I माइनस को देखते हैं तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2। अगर आप लोगों को आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर पता है तो आप लोग नॉर्मेलिटी को डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी मोलरिटी। अगर आप लोगों को मोलरिटी पता है तो आप बहुत आसानी से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आप लोगों को मोल्स पता है तो आप लोग इसका अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोल्स की टर्म में तो आप लोग पहले मोल्स कैलकुलेट कर लो, इक्वेशन को बैलेंस कर लो। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा, उसके थ्रू भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, देखो इक्वेशन को बैलेंस करके भी बता देता हूं, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, मैंने आप लोगों से कहा था इक्वेशन को आप लोग डायरेक्ट, अगर आप लोग इक्वेशन बैलेंस करते हो, सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है मोल की टर्म में, तो आप लोग क्या करें, किसी भी मेथड के थ्रू आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करें। बैलेंस करोगे तो देखो आयोडीन और K2Cr2O7 में एक रेशो आएगा, मोल का रेशो, मोलर रेशो क्या आएगा, 3 moles of I2 produced from 1 mole of K2Cr2O7। बात समझ में आ रही है। अब देखो आयोडीन को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टाइट्रेशन यूज करूंगा। आयोडीन अननोन है, अगर मुझे आयोडीन पता चल जाता है, आयोडीन की कंसंट्रेशन पता चल जाती है, तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके मोल्स आ जाएंगे तो मैं बड़ा आसानी से इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। अब देखो
आयोडीन की टाइट्रेशन में करूंगा। आयोडीन की टाइट्रेशन में किसके साथ करूंगा? एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के थ्रू, स्टैंडर्ड मतलब जिसका N1V1 मिली इक्विवेलेंट मुझे पता है, इसके मिली इक्विवेलेंट मुझे नहीं पता है, इसका सिर्फ मुझे वॉल्यूम पता होगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट करूंगा। अब आप लोगों को पता है आयोडीन का जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना होता है? 2। जब नॉर्मेलिटी आप लोगों के पास आ जाएगी तो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगी मेरे पास? मोलरिटी। मोलरिटी आ जाएगी तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मोल्स। जैसे ही आप लोगों को मोल्स मिलेंगे, आयोडीन के मोल्स अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो K2Cr2O7 के इसके साथ रिलेशन के साथ आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके मोल्स। कैसे? 3 मोल आयोडीन प्रोड्यूस होगा 1 मोल के थ्रू, तो 1 मोल प्रोड्यूस होगा 1/3 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 के थ्रू। तो मान लेते हैं Y मोल्स हैं इसके, किसके? अपने पास आयोडीन के। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू Y मोल ऑफ K2Cr2O7। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? टाइट्रेशन कैसे होगी मैं बता चुका हूं। देखो टाइट्रेशन किस तरह से होगा, हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि क्या है अपने पास? सोडियम थायोसल्फेट। देखो सबसे पहले क्या है, आयोडीन लिबरेट हुई, जो लिबरेट हुई है वो एक अननोन सॉल्यूशन, उसका हम क्या कर लेंगे? अननोन सॉल्यूशन बना लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना आयोडीन लिबरेट हुआ है। अगर मुझे आयोडीन पता चल जाएगा तो मैं K2Cr2O7 जो कि हम लोगों को मेजर करना है वो आप लोग पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आयोडीन को टाइट्रेट करेंगे। तो आयोडीन को टाइट्रेट, आयोडीन क्या है? पहले वाली जो रिएक्शन रेडॉक्स टाइट्रेशन थी उसमें आयोडीन एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, यहाँ पर आयोडीन क्या है? एक अननोन सॉल्यूशन है। इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट के थ्रू हम लोग टाइट्रेट करेंगे। इसको हम ब्यूरेट में लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, और ये हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया। आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे जैसे आप ड्रॉप वाइज इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें, तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। रिएक्शन क्या होगी मैं बता चुका हूँ। सेकंड स्टेप में जो रिएक्शन थी थायोसल्फेट और उसकी, तो सोडियम थायोसल्फेट सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होगा, आयोडीन I- मतलब आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके मिली इक्विवेलेंट आप लोगों को पता है N1V1, नॉर्मेलिटी आप लोगों को पता है, वॉल्यूम में मेजर कर सकता हूँ, जितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसका वॉल्यूम मैंने फिक्स ले लिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? V2। नॉर्मेलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, V2 में फिक्स करके इसमें डाल दूंगा पिपेट के थ्रू। ठीक है, मान लेते हैं मैंने 50 ml ले लिया, तो वॉल्यूम तो बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसका वॉल्यूम जितना कंज्यूम होगा वो फिक्स होगा। नॉर्मेलिटी आप लोगों को पता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ये अननोन सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम आप लोगों को पता है, लेकिन नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखो जैसे जैसे टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे ये वॉल्यूम कंज्यूम होने लगेगा सोडियम थायोसल्फेट का। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये डीप ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन जो कॉनिकल फ्लास्क का है वो कलरलेस हो जाएगा। इट मींस टाइट्रेशन कंप्लीट है। टाइट्रेशन कंप्लीट होने पर क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ, किसके इक्वल हो जाएगा ये? I2 आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे? आयोडीन सॉल्यूशन के। तो यहां से मैं क्या कर लूंगा? इसके मिली इक्विवेलेंट मुझे पता है तो मैं इसके थ्रू नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लूंगा, मतलब N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहां से मैं N2 कैलकुलेट कर लूंगा। N2 कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी फैक्टर आप लोगों को पता है, आयोडीन के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2। क्यों होगा? देखो इधर 2I- किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में। मतलब एक आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 कितना लूज करेंगे? 2। इट मींस यहां पर वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। अब नॉर्मेलिटी आपको पता है, वैलेंसी फैक्टर पता है, तो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर किसके इक्वल होगा? मोलरिटी के। मोलरिटी से आप लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, मोल से आप लोग अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को जैसे ही आयोडीन के मोल्स पता चलेंगे तो इस इक्वेशन के जो आपने बैलेंस किए उसके थ्रू आप लोग रिलेशन बना सकते हो। यहाँ पर देखो ये रिलेशन हम लोगों ने बनाया है, तो इसके थ्रू अगर आप लोगों को आयोडीन के मोल पता है, ये Y मोल जो है वो आयोडीन के हैं, अगर ये आप लोगों को पता है तो 1/3 इंटू Y मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2Cr2O7 के मोल्स। इज इट क्लियर? बात समझ में आती है? देखो आयोडोमेट्री से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। 50 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2O2 वाज ट्रीटेड विद एन एक्सिस ऑफ Ki solution and dilute H2SO4. The liberated iodine required 20 ml of 0.1 normality sodium thiosulfate solution for complete reaction.
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर। इज इट क्लियर? अब हमें H2O2 की कंसंट्रेशन निकालनी है ग्राम पर लीटर में, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, H2O2 एसिडिक मीडियम में Ki से रिएक्ट करता है और आयोडीन लिबरेट होती है, ठीक है। ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है ये एक अननोन अमाउंट है, इसका अमाउंट मुझे पता नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन को टाइट्रेट करवाएंगे किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है तो इसके जो मिली इक्विवेलेंट होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 वो एंड पॉइंट पर या रिएक्शन कंप्लीट होने पर किसके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 किसके इक्वल हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। अब आप लोगों को पता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग आयोडीन के जो मिली इक्विवेलेंट होंगे वो H2O2 के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, ये जो मिली इक्विवेलेंट है ये और किसके इक्वल हो सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। मतलब Na2S2O3 के जो मिली इक्विवेलेंट हैं वो आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल हैं, और आयोडीन का जो मिली इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होगा, H2O2 के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। अब मैं बहुत इजीली मास कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, मिली इक्विवेलेंट क्या दिए हुए हैं 20 ml और 0.1 नॉर्मेलिटी का Na2S2O3 सॉल्यूशन। तो ये जो मिली इक्विवेलेंट है मैं किसके इक्वल कर दूंगा, H2O2 के मिली इक्विवेलेंट के इक्वल। अब H2O2 के मिली इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ H2O2। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है या मिली इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला ये भी होता है, वेट ऑफ H2O2 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इनटू 1000। ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, वेट ऑफ H2O2। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर तो आप लोगों को पता है, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2 मतलब 17। तो वैल्यू पुट करते चलो 20 इंटू 0.1 इज इक्वल टू, वेट आप लोगों को कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट होता है 17, यहाँ पर होगा ये 1000। तो ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.034 ग्राम ऑफ H2O2। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है, ग्राम पर लीटर। आपसे किस में पूछा है उसने, ग्राम पर लीटर में। तो ध्यान से देखो ये जो अमाउंट प्रेजेंट है ये किस में प्रेजेंट है, 50 ml में, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 50 ml सॉल्यूशन ऑफ H2O2 कंटेन 0.034 ग्राम, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा 0.034 डिवाइड बाय 50 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.68 ग्राम पर लीटर। इज इट क्लियर? ये होगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।